नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। मैं हूं विजय कल्ला। कश्मीर में जो हमला हुआ वो हिंदुओं पर हमला हुआ, केवल पर्यटकों पर हमला हुआ ये नहीं कह सकते, और इसको भारत पर हमला हुआ भी कह सकते हैं। जम्मू और कश्मीर भारत की आज़ादी के बाद से अब तक अशांत रहे। धारा 370 हटने के बाद वहाँ के लोगों को समझ में आया कि तरक्की क्या होती है, विकास क्या होता है और चैन से रहना क्या होता है। इससे पहले वहाँ केवल आतंकवादी गतिविधियाँ थी, फौजियों को पत्थर मारना, आतंकवादियों द्वारा फौजियों पर गोली बरसाना, बम से हमला करना, ग्रेनेड फेंकना। लेकिन धारा 370 हटने के कुछ समय बाद बच्चे स्कूल कॉलेज जाने लगे, मैदानों में क्रिकेट खेलने लगे, बच्चियां संगीत कार्यक्रमों में जाने लगी, फिल्म की शूटिंग होने लगी, पर्यटन को बढ़ावा मिला। ये सब तब हुआ जब धारा 370 हट गई। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। अभी जो हुआ उसमें पूरा विश्व भारत के साथ है। चंद देशों को छोड़ दें तो पूरा विश्व भारत के साथ है इस मामले में, और 56 मुस्लिम देशों में पाकिस्तान के साथ शायद 6 देश भी नहीं होंगे। इन भिखारियों के साथ वैसे भी कोई आकर क्या करेगा, उनको पता है पूरे विश्व में आतंक फैलाने में पाकिस्तान सबसे आगे है। बांग्लादेश, सीरिया, ईरान ऐसे 2-4 देश भले ही हाय तौबा मचा ले, छातियाँ पीट ले, लेकिन भारत अब जो करने वाला है उसकी कल्पना वो सब कर रहे हैं। पाकिस्तान की टांगें अभी से कांप रही है, और मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा मोदी जी जरूर करेंगे, लेकिन तत्काल नहीं, तुरंत नहीं। ये 2 गुंडों को पीटने की बात नहीं है, किसी घर जाकर डंडा लेकर सर फोड़ने की बात नहीं है। पूरे विश्व की बात को ध्यान में रखना होगा, परिस्थितियों को देखना होगा। हो सकता है इस हमले के पीछे चाइना का हाथ हो सकता है चाइना के हथियारों से हुआ हो सकता है चाइना के उकसावे पर हुआ हो सकता है चाइना ने इसकी फंडिंग की हो सकता है बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो। मोदी जी अब जो भी करेंगे इतिहास में लिखा जाएगा, और पाकिस्तान को जख्म कभी नहीं भरने दिया जाएगा। इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान सोच नहीं सकता। उसको लगता है कुछ बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा होगा उसको नहीं पता। क्योंकि मेरे हिसाब से इन टटपूंजियों के, इन भिखारियों के सोचने की जहां क्षमताएं खत्म हो जाती है, मोदी जी की सोच वहां से शुरू होती है। बहुत बड़ा सोचते हैं मोदी जी। भारत जैसे देश को शांतिपूर्वक चलाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ गद्दारों की संख्या भी कम नहीं है। पाकिस्तान की कुल जनसंख्या से ज़्यादा हमारे यहाँ पर गद्दार हैं, और उनमें उस संख्या में हिंदुओं की भी कोई कमी नहीं है। जयचंद हमारे यहाँ कोई नाम भी नहीं रखता। मोदी जी ने कहा था घर में घुसकर मारेंगे, और घुसकर जब मारा तो हमारे यहाँ के विपक्षी नेता और कई सारे पत्रकार गला फाड़कर चिल्लाए थे कि हमें सबूत दो कि आपने उनको घर में घुसकर मारा, उनको घर में घुसकर ठोका। तो मोदी जी आपसे निवेदन है, इस बार पूरे देश की तरफ से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे तमाम लोगों को इस बार जब हमला करने जाए तो हेलीकॉप्टर के नीचे बांध दें। उनको कह दें कि अपना अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर ले और सबूत ले ले। हवाई जहाज के ऊपर बांध दे रस्सों से कि अब आप अच्छे से वीडियो बना लें, रील बना लें। टैंकर के आगे बांध दें, ट्रकों के आगे बांध दें इनको, और इनको कहें कि सबूत ले लो, मौका अच्छा है। मोदी जी आपको भी जवाब देने का मौका है कि इस बार सबूत ले लो, और उनको भी सबूत इकट्ठा करने का मौका मिल जाएगा। वो वापस आए नहीं आए, वहीं लकड़े लग जाए, हमको इसकी कोई परवाह नहीं। हम कोई श्रद्धांजलि सभा नहीं करेंगे, हम 2 फूल भी नहीं चढ़ाएंगे। 200-400 सड़े हुए चप्पल उनकी तस्वीरों पर जरूर चढ़ाएंगे। पूरा देश ऐसा करेगा। चंद जयचंदों को छोड़ दें तो इस वक्त पूरा देश गमगीन है, सभी की आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है।
गुस्सा है, नफरत है। वो चाहते हैं कि इसी वक्त हमारे हवाई जहाज उड़े, फाइटर प्लेन उड़े और पाकिस्तान को निपटा आए। दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान कहीं नहीं रहे, ऐसा हम सभी चाहते हैं। और ऐसा चाहने वाले केवल हमारे भारत के लोग ही नहीं, कई सारे देश भी चाहते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने एक बार उनके घर में घुसकर आतंकवादी को ठोका था। विश्व भर को पता है कि पाकिस्तान में जितने आतंकवादी पैदा होते हैं वो पूरे विश्व में फैलते हैं, गंदगी फैलाते हैं। इस वक्त मोदी जी जो सोच रहे हैं वो हम सोच रहे हैं, उससे आगे की सोच रहे हैं। अमित शाह, डोभाल, ये सभी लोग शांति से नहीं बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमला करना नहीं चाहते, पाकिस्तान को सबक सिखाना नहीं चाहते, सब कुछ चाहते हैं, लेकिन देश का नफा नुकसान, हालात, जो परिस्थितियां हैं, इसमें चाइना, बांग्लादेश कहां तक साथ है, कैसे हमला हुआ, किसने करवाया, कूटनीतिक तरीके से भी सोचना पड़ेगा। पानी के बारे में अगर वहाँ डैम बना दिया जाए, पानी रोक दिया जाए, जो नदी हमारे यहाँ से वहाँ पानी ले जा रही है, उस समझौते की ऐसी की तैसी, समझौता गया भाड़ में। क्योंकि समझौता इंसानों से होता है, जंगलियों से नहीं, जानवरों से नहीं, भेड़ियों से नहीं, कुत्तों से तो कतई नहीं। ऐसे समझौते का क्या करें, चाटें, अचार डालें, उसके ऊपर चटनी खाएं। तो इस बार उनको एक एक बूंद के लिए तरसाना होगा। स्थितियां ये हो जाए कि वहाँ की आम आवाम, आम जनता वहाँ के नेताओं को पटक कर पीटे, डंडे लेकर पीछे भागे और उनके महलों में आग लगा दे। क्योंकि वहाँ की जनता खुद पीड़ित है, परेशान है। पाकिस्तान के नेता विश्व भर में भीख मांगते फिरते हैं और उनको प्रेरणा स्रोत मानकर वहाँ के लोग भीख मांगने लगे और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भीख मांगते हैं। और कई बार उनको कचरों को इकट्ठा करके ट्रक में भरकर वापस एयरपोर्ट लाना पड़ता है और अपने खर्चे से इस कचरे को वापस पाकिस्तान भेजना पड़ता है। तबला लेकर घूमता पाकिस्तान अब भारत से बड़ा पंगा ले बैठा। एक खली से एक 3.5 फीट का आदमी, 20 किलो का बंदा अगर टकराने की कोशिश करेगा, एक लोडर से लूना टकराने की कोशिश करेगी तो क्या होगा, वही अंजाम पाकिस्तान का होगा। लेकिन तुरंत से हम जैसा चाहते हैं, जैसा गुस्सा है, हम गलत नहीं है, हमारा गुस्सा अपनी जगह पर है, जायज़ है, बिल्कुल सही है। लेकिन शायद हम मोदी जी की जगह होते तो भी इस तरह अचानक हवाई जहाज लेकर उन पर टूट नहीं पड़ते, होगा और बहुत खतरनाक होगा। इजराइल और हमास छोटे छोटे देश थे, तुरंत टकराव हो गया, वो बहुत आसान था। और जो बाकी विश्व में जो चल रहा है इस वक्त, जो हालात है, उठापटक है, युद्ध है, वो उन भविष्यवाणियों का भी नतीजा है कि नासर दमस और उनके जैसे भविष्यवक्ताओं ने कहा था कि 2025 पूरे विश्व पर भारी पड़ेंगे और वाकई भारी पड़ रहे हैं। अभी ऐसे और कई सारे युद्ध होंगे, कई सारे देश इसमें शामिल होंगे। चाइना पाकिस्तान का साथ दे सकता है, बांग्लादेश दे सकता है और ऐसे 1-2 छोटे मोटे और देश। भारत इन चीज़ों से डरता नहीं है, लेकिन मोदी जी को हमारी सुरक्षा की भी चिंता है। हम भी उनके अपने बच्चे हैं, उनके देश के निवासी हैं और कोई पिता अपने बच्चों को यूँ मरवा नहीं सकता, उनको खतरे में डाल नहीं सकता। और जिन्होंने अपने बच्चों को खतरे में डाला है उनकी तो मिर्चों में मसाले भर भर कर खिलाया जाएगा और ऐसी ऐसी जगह मिर्ची लगाई जाएगी कि उनकी आत्मा कांप जाएगी। ठंड रखें, सब्र करें और मोदी जी पर विश्वास करें। हमने जो मोदी जी को वोट दिया है वो जाया नहीं जाएगा, खराब नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। इस वक्त जो हालात विश्व के चल रहे हैं, विश्व के कई देश युद्ध के मुहाने पर है, तो भारत अपने देशवासियों को उस युद्ध के मुहाने पर बेवजह अचानक बिना तैयारी के झोंक नहीं सकता। भारत के नेता समझदार हैं, उन भिखारियों की तरह गधे नहीं हैं जो कहते हैं कि हमारे पास जो परमाणु बम है वो आधा किलो के भी है, पाव के भी हैं। परमाणु बम को तोल लिया उन्होंने। कितने समझदार, कितने बड़े लोग हैं और वो मंत्री हैं। वहाँ के राह चलते भिखारी, भिखमंगे नहीं, हाँ भिखमंगे हैं लेकिन यूं राह चलते नहीं, महलों में रहते हैं।
वहाँ की जनता का पैसा खाते हैं और जो भीख मांग कर लाते हैं उससे जीवन में ऐश कर रहे हैं। उन बड़े भिखारियों ने, बड़े मंत्रियों ने कहा कि हमारे पास पाव आधा किलो के बम हैं, परमाणु बम को तोला उन्होंने। आप और हम जिस गुस्से में हैं, मोदी जी उससे भी ज़्यादा गुस्से में हैं, उनकी पूरी टीम गुस्से में है। लेकिन सोच समझ कर ठोका जाएगा। बिना समझे बिना सोचे इस तरह इतने बड़े देश का यूं किसी पर हमला करना आसान नहीं है। तो ठंड रखिए, जो होगा बहुत बड़ा होगा, पाकिस्तान के लिए एक सबक होगा, खतरनाक होगा। और हो सकता है अब पाकिस्तान का एक और टुकड़ा होने जा रहा है, और हो सकता है एक से ज़्यादा टुकड़े भी हो जाएं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने वाले कंगलों के लिए ये बहुत बुरी खबर होगी। अभी तो पूरा देश कह रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला कर दे, लेकिन जैसे ही हमला होगा, अभी वो बोल नहीं रहे हैं जो विपक्षी हैं, या जो कल हिंदुओं पर हमला हुआ उस पर वो अंदर ही अंदर खुश होंगे। अभी थोड़ी देर पहले टीवी पर मैं एक खबर देख के आया था कि पाकिस्तान उच्चायोग में एक बंदा केक लेकर जा रहा था, यानी वो खुशियाँ मना रहे हैं। हमारे यहाँ जो नरसंहार हुआ, खून बहा, उसकी खुशियाँ पाकिस्तान उच्चायोग मना रहा है। केक मंगवाया गया है। जब पत्रकारों ने उसके सामने कैमरा ऑन किया और पूछा आपका नाम क्या है, केक किसने मंगाया, क्यों ले जा रहे हो, तो वो बिना नाम बताए भाग छूटा। यानी बस भारत को बर्बाद करने की खुशियाँ मनाई जा रही है। इतने नीच लोग हैं ये। अब अगर विश्व के दूसरे देशों को लगता है कि भारत शांत बैठा है, तो शायद ऐसा नहीं है। और जो मोदी जी की फितरत को जानते हैं वो शॉर्ट है कि इस बार मोदी जी बहुत बड़ा करेंगे, पीस के रख देंगे। हमारे यहाँ आस्तीन की सांप बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मोदी जी वहाँ उनको ठोकेंगे, तुरंत हमारे यहाँ के मोमबत्ती गैंग, बड़ी बिंदी गैंग और ये जितने भी कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं, ये जो मफलर बांध कर खांसियाँ करते हैं, ये लोग तुरंत रोने लग जाएंगे कि उन बेचारों को मत मारो, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, अभी कल भी भर्ती हुआ है उनका बच्चा स्कूल में, और आज उनके पिताजी निकल लिए, और कल निकाह हुई थी, आज आपने उसको मार दिया। परसों शादी होने वाली थी, बेचारे ने पत्नी भी नहीं देखी, सुहागरात नहीं मनाई और आपने मार दिया। ऐसे रोना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे आतंकवादियों को सीरी और जी कहने वाले लोग खूब सारे लोग हैं। रात को 2 बजे आतंकवादियों के लिए कोड खोलने वाले और खुलवाने वाले भी खूब हैं। उन सबको दुख होगा जब मोदी जी पाकिस्तान को ठोकेंगे। निरीह प्राणी मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। वहां आतंकवादियों को मारने के लिए हमला होगा, फौज से पंगा होगा। लेकिन यहाँ के लोग रोने लग जाएंगे कि वो फौजी नहीं मर रहे, आतंकवादी नहीं मर रहे, आम जनता मर रही है, मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। हमारे यहाँ के लोग रोने लग जाएंगे। अभी वो सबूत मांग रहे हैं, और जब मोदी जी ठोक ठोक कर सबूत देंगे, तब यही लोग छातियां पीटेंगे, रोने लग जाएंगे, रंडी रोना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए कि सर प्लीज़ आप दखल दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट पहली सुनवाई में उनको अंदर ले ले और कह दे कि रुकिए, ऐसे मानवाधिकार का उल्लंघन मत कीजिए, पाकिस्तानियों को यूँ मत मारिए। हैरानी नहीं होगी ऐसा होता है तो, क्योंकि पाकिस्तानी को बचाने के लिए अगर लोग आ सकते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने के लिए लोग आ सकते हैं, न्यायालय खुल सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए न्यायालय एक बार फिर खुल सकता है और लोग PIL लगा देंगे कि मोदी जी गलत कर रहे हैं, हमारे देश के जो फौजी है वो गलत कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि हम उन लोगों को टुकड़े खिला रहे हैं, रोटियां ठुसा रहे हैं, उनको सांसें लेने दे रहे हैं, जो देश के गद्दार हैं, जिनको हम पहचानते भी हैं और अच्छी तरह से पहचानते हैं। आतंकवादी के पकड़े जाते ही उसके लिए 5-7 बड़े वकील। पाकिस्तानी आतंकवादी जब यहाँ पकड़े जाते हैं तो उसके थैले में भले ही 2,000 रुपये नहीं हो, जो भारत में मुश्किल से 1,000 रुपये होते हैं, लेकिन 10-20 लाख रुपए एक सुनवाई के, एक हियरिंग के लेने वाले वकील साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। फंडिंग कहाँ से हुई ये कभी किसी जज ने नहीं पूछा। किसी बिना वकालतनामे पर साइन किए वकील साहब कोर्ट पहुँच जाते हैं और आतंकवादी से मिलते हैं कि ये ले वकालतनामा, अब साइन कर दे, मैं तेरा वकील हूँ। भले ही उसने नहीं कहा हो कि आप मेरे वकील बनिए, पर ये मैं लाडे की बुआ खुद वकील बन जाते हैं। ये मरे जा रहे हैं कि आतंकवादी नहीं पकड़े जाएं, भारत में आतंकवादी नहीं पकड़े जाएं, मुसलमान नहीं पकड़े जाएं, मुस्लिम आतंकवादियों को सज़ा नहीं मिले। किसी नेता ने नहीं पूछा
किसने आपको इन आतंकवादियों की फीस दी, इतनी मोटी फीस दी और आप इनके वकील बन जाओ? किसने कहा? किसी ने नहीं पूछा। पूछना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए कि आपको फीस किसने दी और वकालतनामे पर साइन करके किसने दिया। कोई सवाल नहीं करता। सवाल सब यही लोग करते हैं। सवाल वो करते हैं जो देशद्रोही हैं। सवाल इन दिनों वो कर रहे हैं जो भारत के टुकड़े चाहते हैं। सवाल वो कर रहे हैं जो भारत को बर्बाद देखना चाहते हैं। लेकिन उनको नहीं पता, गधों, तुम लोग भी साथ में बर्बाद हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, तुम्हारी पीढ़ियां नेस्त नाबूद हो जाएगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, परिणाम आएगा और बहुत बड़ा आएगा। आज मैं आपसे ये नहीं कह पाऊंगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिल भारी है, मन बड़ा परेशान है, उछटा हुआ है। जो मरे वो हिंदू थे, जो मरे वो भारतीय थे, जो मरे वो हमारे अपने थे, जो अब स्वर्ग में हैं। वो जिनके बच्चे अभी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो बच्चियां रो रही हैं, उनकी माएँ, उनकी बहनें, पत्नियां, हम उनके साथ हैं। हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मेरी बात बहुत सारे लोगों को बिल्कुल सही लगेगी, कुछ लोगों को चुभेगी, और मैं चाहता हूं कि चुभे। सही है, और चुभेगी उनको जो मेरी आस्तीन के सांप हैं, मेरे भारत के आस्तीन के सांप हैं, मेरे देश के आस्तीन के सांप हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।